काल्पनिक और वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या के दो भाग थे, कौन कौन? वास्तविक संख्या के भी दो भाग थे, एक पुनरावर्तित एक दशमलव था, एक पूर्णांक था। दशमलव के बारे में पढ़ चुके हम लोग, आप किसके बारे में पढ़ेंगे? पूर्णांक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए हेडिंग डाल लीजिएगा पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है बबुआ? पूर्णांक, ठीक है। पूर्णांक क्या होता है? वे संख्या जो अपने आप में क्या हो? पूरी हो। क्या हो? वे संख्याएं जो अपने आप में पूरी तरह से कंप्लीट हो, उन संख्याओं को क्या बोलेंगे? पूर्णांक संख्या बोलेंगे। क्या एक अपने आप में एक कंप्लीट है? क्या जरा बताना मुझे, कंप्लीट है क्या अपने आप में? नहीं है। ये कंप्लीट है? ये 6.33 ये कंप्लीट है? नहीं कंप्लीट है। तो उसका इसको पूर्णांक बोलेंगे? ना बोलेंगे पूर्णांक इसको, ठीक है ना। क्या ये बताइए यहाँ पर 7.22 का कंप्लीट है? नहीं। ये 4 कंप्लीट है? हाँ एक कंप्लीट है, पूरी तरह से क्या है? 4 है, पूरी तरह से 4 है। ये 6.33 न तो पूरी तरह से 6 भी है न तो पूरी तरह से 7 है, ठीक है ना। इसलिए इसको पूर्णांक संख्या नहीं कहेंगे। दशमलव संख्या कह सकते हैं, लेकिन ये क्या होगी? पूर्णांक संख्या ये नहीं होगी, ठीक है ना। ये पूर्णांक संख्या नहीं होगी क्योंकि अब पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है। 4 देखिएगा पूरी तरह से क्या है? 4 है, पूरी तरह से 4 है, ठीक है ना। अब देखिए 5 क्या पूरी तरह से? 5 है, कंप्लीट है अपने आप में, ठीक है ना। अपने आप में बबुआ क्या है? कंप्लीट है। तो जो संख्याएं कंप्लीट होती है, अपने आप में पूरी होती है, उनको क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे 10 क्या कहलाएगी बताओ जरा? पूर्णांक संख्या। 12 क्या कहलाएगी? 13 क्या कहलाएगा? तो वे संख्या जो अपने आप में पूरी तरह से कंप्लीट होंगे वो क्या कहलाएंगे? पूर्णांक संख्या कहलाएंगे, ठीक है ना। पूर्णांक संख्या देखिएगा, पूर्णांक संख्या के 3 भाग होते हैं। देखा जाए तो पूर्णांक संख्या के 3 भाग होंगे। कौन कौन भाग होगा देखिएगा। पहला भाग होगा, ये कौन कौन भाग होगा देखना। एक धनात्मक पूर्णांक। क्या होता है? एक धनात्मक पूर्णांक होता है, ठीक है ना। धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक मतलब 1 2 3 4 ये सब क्या है? प्लस में है ना। 5 6 7 ये सब कहाँ तक? ठीक है ना। 8 9 ये सब क्या है? ये सब धनात्मक पूर्णांक है। क्या सब है? धनात्मक पूर्णांक है। ये अनंत तक जा सकता है, ये कहाँ तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। ऋणात्मक भी पूर्णांक होगा, ऋणात्मक भी पूर्णांक होगा, तो ध्यान रखना। अब देखिएगा एक -1 माइनस जहाँ लग जाए ना, उसका मतलब होता है कि 1 रुपया कर्जा लिया है। कर्जा लिया तो पूरा कर्जा लिया है ना, कि दशमलव नहीं लिया कर्जा ना, पूरा कर्जा लिया है, ठीक है ना। ध्यान रखना। -1 का मतलब भले से माइनस में, लेकिन अपने आप में क्या है? कंप्लीट है। तो ध्यान रखना -1, ठीक है, -1 -2 -3 -4 कहाँ तक? अनंत तक, ठीक है ना। तो ये था ऋणात्मक पूर्णांक। क्या था भैया? ये ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक ये था आपका ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक हो गया, ऋणात्मक हो गया, ठीक है ना। अभी कुछ छूटा है क्या? आप तो लगता नहीं छूटा है। एक चीज़ छूटा है। क्या हो? एक चीज़ छूटा है। उन्हें धन ही है न तो ऋणी है, न तो धन ही है उसके पास, न तो ऋणी है। क्या है वो? एक चीज़ छूटा है। क्या है? ये है शून्य। क्या है भैया? ये है शून्य। इसको बोलते हैं क्या? ये भी अपने आप शून्य भी कंप्लीट होता है ना, ये भी क्या होता है? कंप्लीट। लेकिन ऐसे बोलूँगा एक कंप्लीट है क्या? आपने बताया जरा, एक कंप्लीट नहीं है। लेकिन मतलब जब ऐसे लिख दूँ तो क्या है? शून्य है, ये कंप्लीट है। तो शून्य भी क्या है? कंप्लीट है। शून्य भी क्या अपने आप में? कंप्लीट डिजिट है, पूर्णांक है, अपने आप में क्या है? कंप्लीट है। तो जो अपने आप में कंप्लीट होता है उसको बोलते हैं, उसके गुण के आधार पर धनात्मक, ये धन में है, ऋण है तो ऋणात्मक, और शून्य है तो शून्य पूर्णांक हो जाएगा। तो पूर्णांक बेसिकली कितने प्रकार के मिल गए हमें? 3 प्रकार की मिल गए हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा। अब एक बात और समझ लीजिएगा, एक बात और समझ लीजिएगा। धनात्मक पूर्णांक के बारे में बात करते हैं। देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 कहाँ तक जाएगा भैया? अनंत तक। इसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। इसको बोलते हैं बबुआ, इसको थोड़ा ब्लैक लिख देते हैं, थोड़ा देखने में रंग बिरंगा होगा तो अच्छा लगेगा देखने में, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या रेखा? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है?
वे संख्याएं जो हमें किससे मिली हैं, प्रकृति से मिली हैं, उनको हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। क्लियर बात? वे संख्याएं जो हमें प्रकृति से मिली हैं उसके मतलब प्राकृतिक संख्याएं। ऐसी प्राकृतिक संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, गिनती की संख्या। क्या बोलते हैं भैया, गिनती की संख्या, गिनती की संख्या, की संख्या। इन्हीं प्राकृतिक संख्या क्या बोलते हैं, गिनती की संख्या बोलते हैं। इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं को बोलते हैं गिनती की संख्या। अच्छा, हम लोग गिनना शुरू करते हैं तो हम कहाँ से गिनना शुरू करते हैं, 1 2 3 4 ऐसे जीरो शुरू नहीं करते ना, जीरो से शुरू नहीं करते, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, गिनती की संख्या बोलते हैं। ठीक है ना, प्राकृतिक संख्याओं का गिनती की संख्या। अब मेरी बात और सुन लीजिएगा, गिनती की संख्याओं को कहते हैं हिंदू अरबिक संख्या। क्या बोलते हैं, हिंदू अरबिक संख्या, हिंदू अरबिक संख्या, अरबिक संख्या। ये सीटेट 2011 में पूछा था। ठीक है, हिंदू अरबिक संख्या कहते हैं, हिंदू अरबिक। क्यों, गिनती की खोज किसने किया, हिंदुस्तानियों ने किया है, हिंदुस्तानियों ने किया। लेकिन पूरे विश्व को गिनती बताने का कार्य किसने किया, अरब के देशों के लोगों ने किया, अरब के देश के लोगों ने किया। ठीक है ना, तो गिनती की खोज किया हिंदुस्तानियों ने, अब पूरा बताने का काम किसने किया, अरब विश्व को बताने का काम किया अरब के देशों के लोगों ने। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हिंदू अरबिक संख्या। लेकिन ध्यान रखना, पहले संख्याएं सिर्फ 9 तक हुआ करती थी। पहले संख्या क्या होती थी, 1 से लेकर 9 तक, उसके बाद गिनती उनती नहीं हुआ करती थी। तो संख्याओं को भी काफ़ी दुख हुआ होगा, हाँ, संख्याओं को काफ़ी दुख हुआ होगा, उनकी जनरेशन क्या हो गई, रुकने वाली रही होगी। ठीक है ना, इसीलिए हिंदू धर्म के अनुसार तो यही होता है कि सब सारे सृष्टि को किसने बनाया है, ब्रह्मा जी ने बनाया है। ठीक है, मैं जब भी पढ़ाता हूँ तो एग्जाम्पल बड़ा लेता हूँ, बड़ा अच्छा लगता है बताने में। ब्रह्मा जी ने बताया होगा, तो ये 9 संख्याएं गए होंगे किसके पास, ब्रह्मा जी के पास। कहेंगे ब्रह्मा जी आपने तो हमको बना दिया और आपने हमारे पीढ़ी को रोक दिया, आपने हमारे पीढ़ी को रोक दिया। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है भाई, आपकी समस्या का हम समाधान करेंगे। ठीक है ना, कुछ समय के बाद एक व्यक्ति को भेजे धरती पर, उस व्यक्ति का नाम था आर्यभट्ट। ठीक है ना, उस व्यक्ति का नाम था आर्यभट्ट। तो सुन के खोज किसने किया, आर्यभट्ट ने, आर्यभट्ट, आर्यभट्ट। यानी अब शून्य का खोज कर दिया, अब इनका परिवार आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। ठीक है ना, तो अभी परिवार 9 तक था ना, अभी परिवार कहाँ तक था, 9 तक। अब इसमें 0 भी शामिल है, यानी एक दुल्हन आएगी बीच में, अब इनका जनरेशन बढ़ेगा आगे। देखना, अब परिवार इनका था कहाँ तक, अब देखना यहाँ तक 0 आया, आर्यभट्ट आया, 0 को खोज किया, अब इनके परिवार में कौन शामिल हो गया, 0 भी शामिल हो गया। तो इसका मतलब देखिए, पहले 0 1 2 3 4 5 6 7, कहाँ तक, अनंत तक। अब इनके परिवार में क्या आ गया, इनका परिवार पूरा हो गया। इनका क्या हुआ, पूरा हुआ। तो अगर पूछेगा कि पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है, 0 से, तो ध्यान रखना 0 से लेकर अनंत तक क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। लेकिन अगर पूछे प्राकृतिक संख्या कहाँ शुरू होती है, क्या बताओगे, 1 से। ठीक है ना, प्राकृतिक संख्या 1। पहले 0 तो नहीं था, 0 तो बाद में आया, क्योंकि जब आर्यभट्ट ने खोज किया। तो ध्यान रखना, तो जैसे 0 आया, इनका परिवार पूरा हो गया, इसीलिए इन संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, इन संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं। क्या बोले, एक परफेक्ट नंबर अलग होता है, कंप्लीट नंबर अलग होता है, रखना, ये पूर्ण संख्या बोलते हैं। इन संख्याओं को बोलते हैं पूर्ण संख्या, परफेक्ट नंबर। चलो, परफेक्ट नंबर नहीं, पूर्ण संख्या बोलते हैं। ठीक है ना, कंप्लीट नंबर बोलते हैं इनको, पूर्ण संख्या। और प्राकृतिक संख्या हम इनको बोलते हैं। ठीक है ना, प्राकृतिक संख्या इनको बोलते हैं। क्लियर हुआ आपको, और कुछ नहीं करना। अगर आपसे पूछेगा अगर आपसे पूछेगा प्राकृतिक संख्या का पहली संख्या होता है 1 होता है, और पूर्ण संख्या का पालांक क्या होता है, 0 होता है। बस इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है ना जी, पूर्णांक संख्या आप पता ना, जो अपने आप में पूरी हो, कंप्लीट हो अपने आप में। ठीक है ना, पूर्णांक। अपूर्ण संख्या पूछेगा तो ए हो गया पूर्ण संख्या, पूर्णांक पूछेगा तो तीनों हो जाएगा आपका, ए भी होगा, ओ भी होगा, ओ भी, सब पूर्णांक हो जाएगा। लेकिन पूर्ण संख्या पूछेगा आपसे, संख्या भी लिख सकते हैं, जैसे कि 0 फिर +-1, कुछ भी लिख दीजिए, क्योंकि पूर्णांक में तो सब कुछ शामिल था, सब शामिल है पूर्णांक में। तो कुछ भी लिख दीजिए, पूर्णांक में सब पूर्णांक का तो है, सब अपने आप में कंप्लीट है ना, सब परफेक्ट है अपने आप में। ठीक है ना, तो जिसे 0 शामिल है तो पूर्ण हो गया, परिवार पूरा हो गया, पूर्ण हो गया। ठीक है ना, पूर्णांक पूछेगा तो सब कुछ है। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं। अब देखिएगा, पूर्णांक को मैंने किस में विभाजित किया था, धनात्मक में, ऋणात्मक में और शून्य में। 3 भागों में क्या किया था मैंने, विभाजित किया था। 3 भागों में हमने विभाजित किया था। तो हम क्या करते हैं ना, यहाँ पर हम पूर्णांक को एक तरह से और बांट सकते हैं। एक तरीका यह बांटने का तरीका है, एक तरीका और हो सकता है बांटने का। वो तरीका क्या होगा, सुनना ध्यान से। एक तरीका क्या हो सकता है वो भी सुनिए। ठीक है, हम पूर्णांक को किस में बांट सकते हैं, एक तरीका और होता है, वो भी सुन लीजिए आप लोग।
उस तरीका का नाम है, पहला तरीका क्या है, इसको दो भागों में बांटा जा सकता है एक नए तरीके से, सम संख्या, ठीक है, और विषम संख्या में, ठीक है, और विषम संख्या, सम संख्या और विषम संख्या, ठीक है। तो पूर्णांक को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक सम संख्या में, एक विषम संख्याओं में बांटा जा सकता है। कोई बताए सम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या को जो 2, 4, बिल्कुल, 2, 4 यानी दो जो 2 से कट जाए, जो 2 से कट जाए, और जो 2 से नहीं कटे हो, ठीक है, और जो 2 से ना कटे, जो 2 से ना कटे, वो क्या कहलाएगी भैया? वो विषम संख्या कहलाएगी। जो 2 से कट जाए वो क्या कहेगी? सम संख्या, और जो ना कटे वो विषम संख्या कहलाएगी, ठीक है ना। तो मैंने बताना ये 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा? 2 से कटेगा ही, ये कटेगा कि नहीं कटेगा? ये भी कटेगा, ये भी कटेगा। और शून्य 2 से कटेगा कि नहीं कट जाता ना? कट जाएगा। शून्य तो सबसे कट जाता है। ध्यान रखिएगा, जिन संख्याओं के आखिरी में 2 आए, 4 आए, 6 आए, 8 आए, 0, 2 का विभाज्य तक नहीं याद आ रहा है। जिस संख्याओं के आखिरी में 2 आए, 4 आए, 8 आए, 6 आए, 0 आए, वो संख्या किससे कट जाती है? 2 से। तो ध्यान रखना, और जिसके आखिर में इन पांचों के अलावा कुछ आता है, वो संख्या 2 से नहीं कटेगी। तो ध्यान रखना, जो संख्या 2 से कट जाती है उसको क्या बोलते हैं? सम संख्या। और जो से नहीं कटेगी, जैसे मान लीजिए 133 है, इसके आखिर में 3 आया, 2 से कटेगा? 3 नहीं कटेगा। ये कौन सी संख्या कटेगी? विषम संख्या। मान लीजिए 135 है, कटेगा? नहीं कटेगा। 5 आखिरी में आ रहा है ना, नहीं कटेगा। मान लेते हैं 1247 है, ये सम संख्या है कि विषम संख्या? तो आखिरी में देखोगे सर 7 बैठा है, 7 तो 2 से कटवा नहीं करता है, इसका मतलब ये हुआ कि कौन संख्या है? विषम संख्या। बात क्लियर हुआ? अब मैं बताता हूँ आपको, अब इसको हटा दूँ, चलिए हटा देता हूँ उसको। अब सम संख्या विषम संख्या के बारे में पढ़ लिया। तो अब देखिएगा, सम संख्या में किसको रख सकते हैं? 0 को रख सकते हैं ना, मैं बताया आपको, 0 रख सकते हैं, 4 को रख सकते हैं, ठीक है, 6 को रख सकते हैं, हाँ, 8 को रख सकते हैं, सॉरी 6 को, 8 को, इसी तरह कहाँ पर 2 का गैप करके सम संख्या अनंत तक जाएगा। अब विषम संख्या में क्या रखते हैं? 1 को रख सकते हैं, 1 को, 3 को, 5 को, 7 को, 9 को, ठीक है ना, 11 को, इसी तरह 2 का अंतर हो गया, कहाँ जाएगा? अनंत तक जाएगा। बात क्लियर हुआ? अब देखिए, उसमें भी शामिल किए थे ना, 0 को हम शामिल किया, हो गया 0 शामिल, 1, 2, 3, 5, 7 सब शामिल हो गया, 2, 4, 6, 8 सब भी शामिल हो गया। अभी कुछ छूट रहा है, माइनस वाला छूट रहा है। अब बताइए, ये -2 है, ये सम संख्या की विषम संख्या? ये सम संख्या होगी, क्योंकि 2 से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। -4 बताइए, ये भी 2 से कट जाएगा। माइनस से नहीं मतलब है, माइनस का मतलब वो कर्जा लिया है, कर्जा लिया तो देगा तो प्लस में देगा ना कर्जा आपका, और कुछ मतलब नहीं है। और क्या -6, ये भी इसका मतलब वही होता है। -8 इसका वही मतलब वही होता है। इसका मतलब माइनस का मतलब ये है कि उसने कर्जा लिया है, क्रेडी है, बस उतना। लेकिन है तो पूरा ना, कट रहा है 2 से ना, उसको हम सम संख्या में काउंट करेंगे। उसी तरह यहाँ देखो, -1 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -5 हो जाएगा, -7 हो जाएगा, -9 हो जाएगा, कहाँ तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। तो इस तरह भी हम क्या करते हैं? पूर्णांकों का विभाजन कर सकते हैं। देखिएगा यहाँ पे, उसमें भी सभी संख्या शामिल हो गई थी, इसमें भी क्या होगी? सभी संख्या क्या होगी? शामिल हो गई। तो ध्यान रखना, तो हम पूर्णांकों को 2 तरह से विभाजित कर सकते हैं, एक इसमें धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य में, और दूसरा तरीके से सम और विषम में, ठीक है ना। आप पढ़ते हैं कि यहाँ पर पहले धनात्मक पढ़ा था ना, तो अब धनात्मक पूर्णांकों का भी वर्गीकरण होता है, धनात्मक पूर्णांकों का भी वर्गीकरण होता है। आप पढ़ेंगे धनात्मक पूर्णांकों का वर्गीकरण, ठीक है। अभी पढ़े थे ना धनात्मक पूर्णांक, लिखे थे ना बिलो, आप पढ़ते हैं धनात्मक पूर्णांकों का वर्गीकरण, धनात्मक पूर्णांकों का वर्गीकरण, ठीक है। तो हेडिंग डालेंगे धनात्मक पूर्णांकों का वर्गीकरण, ठीक है। लिखते रहो साथ में आप लोग, धनात्मक पूर्णांक का वर्गीकरण, इस धनात्मक पूर्णांक मतलब, धनात्मक पूर्णांक मतलब क्या हुआ? ऐसा जिसमें माइनस वाला केस नहीं आएगा, ठीक है ना, माइनस वाला केस नहीं आएगा, यही पढ़े ना धनात्मक पूर्णांक में, ठीक है। और 0 होता है, उसको आप न तो प्लस कर सकते हो ना उसको माइनस कर सकते हो, उसको आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन सम संख्या में रखते हैं उसको, ध्यान रखना। तो इसमें 0 शामिल करेंगे ना तो माइनस वाला शामिल, सिर्फ किसको शामिल करेंगे? प्लस वाला, ठीक है। तो ध्यान रखना, धनात्मक पूर्णांक भी 2 प्रकार से होता है, 2 प्रकार का होता है, ठीक है। धनात्मक पूर्णांक भी क्या होता है? 2 प्रकार का होता है, ठीक है, 2 प्रकार का होता है। एक होता है अभाज्य
एक क्या होता है अभाज्य, एक होता है अभाज्य, एक अभाज्य होता है, ठीक है। एक क्या होता है भैया, एक होता है अभाज्य, एक भाज्य होता है, एक भाज्य होता है, एक अभाज्य होता है और एक होता है आपका भाज्य होता है, ठीक है। अब देखिएगा अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। देखो बहुत अच्छी बात आ गई। देखो वही चीज़ें जब परीक्षा में अक्सर मैं पेपर लेता हूँ तो मैं पूछता रहता हूँ ये छोटी छोटी चीज़ें, क्योंकि आती है आपके पेपर में, ऐसी चीज़ें आती हैं, ठीक है ना। अभाज्य संख्या किसे कहेंगे, तो ध्यान रखना, ऐसी संख्याएं जिनका सिर्फ 2 गुणनखंड हो। क्या हो, सिर्फ कितना गुणनखंड हो, सिर्फ कितना गुणनखंड होना चाहिए, सिर्फ 2 गुणनखंड होना चाहिए, गुणनखंड सिर्फ 2 गुणनखंड होना चाहिए। ऐसी संख्या जिनका सिर्फ कितना गुणनखंड होना चाहिए, 2 गुणनखंड, वो संख्या क्या कहलाएगी, अभाज्य संख्या कहलाएगी, ठीक है ना। और ये कह दूं, इसके बारे में पूछूं तो 2 से ज़्यादा गुणनखंड होना चाहिए, 2 से ज़्यादा गुणनखंड होना चाहिए, ठीक है। 2 से ज़्यादा गुणनखंड होगा उसके क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या। अब पहला लेता हूँ सवाल, जैसे देखिएगा 2 लेता हूँ, ये 2 भाज्य संख्या क्या, भाज्य संख्या। तो आप बोलोगे सर 2 किससे किससे कटेगा, 2 1 से भी कटेगा, और ये 2 क्या कहलाएगी, अभाज्य संख्या कहलाएगी। 3 लेते हैं, 3 किससे किससे कटेगा, खुद 3 से 1 से कटेगा, और किसी से कट सकता है क्या, 3 नहीं कटेगा, ठीक है, अभाज्य संख्या। 5 ले लो, 5 किससे कटेगा, 1 से कटेगा, और खुद 5 से। 11 ले लो, 11 किससे कटेगा, 1 और 11 से कटेगा। 9 ले लेते हैं, किससे कटेगा, 9 भाज्य संख्या का, भाज्य संख्या क्यों भाज्य संख्या, देखिएगा ये किसे 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, और यानी 2 से अधिक गुणनखंड हो गए ना इसके, इसका मतलब ये भाज्य संख्या नहीं हो, सॉरी ये अभाज्य संख्या नहीं होगी, ठीक है ना। ये किस में रखी जाएगी, ठीक है ना। ये सब देखिए जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड हो, एक 1 हो दूसरा खुद हो, एक 1 हो दूसरा खुद हो, 1 हो दूसरा खुद हो, तो ऐसे भी डेफिनेशन हम दे सकते हैं, वे संख्याएं जो 1 से कटती हैं और खुद से कटती है। देखिएगा वे संख्याएं जो 1 से कटती हैं और खुद से कटती हैं क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है ना, अभाज्य संख्या कहलाती है। क्लियर होगा आप लोग को। तो मैं सबसे पहला सवाल पूछूंगा, सबसे पहला सवाल अभी रहने देते हैं, अब भाज्य संख्या के बारे में पढ़ लेते हैं, जिनका कितना 2 से अधिक ज़्यादा गुणनखंड होना चाहिए। जैसे 4 ले लो, 4 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, और खुद 4 से कटेगा। 6 का ले लो, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, और खुद 6 से कटेगा। 9 को ले लो, 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, खुद 9 से कटेगा। 12 का ले लो आप, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, सॉरी 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से, सॉरी 5 से नहीं कटेगा, 6 से कटेगा, और 12 से कटेगा। इसका मतलब वे संख्याएं जिनका 2 से अधिक गुणनखंड है वो क्या कहलाएंगी, भाज्य संख्या कहलाती है। तो सवाल पूछता आपसे है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, ये बताइए। अच्छा इससे पहले मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ, एक संख्या क्या, एक क्या है, एक क्या है, ये भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है, एक क्या है, भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या, दोनों है। अच्छा जी, क्या लगता है आप लोग को, क्या है, एक भाज्य है कि अभाज्य है, अभाज्य है। बड़ा सवाल तुमने हो गया, बताइए एक क्या है, भाज्य संख्या क्या अभाज्य संख्या है। सुना ध्यान से, आपको बताते हैं, आप लोगों को पता नहीं है, सुना। अभाज्य का नियम क्या था, 2 कितने गुणनखंड होने चाहिए, 2। 1 का गुणनखंड, एक किससे कटेगा, 1 से कटेगा, और बताओ किससे से कटेगा। मतलब ये अभाज्य का नियम फॉलो नहीं कर रहा है, ये अभाज्य का नियम फॉलो नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा ना अभाज्य का नियम। आप चेक कर लेते हैं, भाज्य का 2 से अधिक गुणनखंड होने चाहिए। 1 का गुणनखंड सिर्फ 1 का होता है, 1 का तो छोड़िए 2 हो ही नहीं पा रहा है, 1 कहाँ से हो, 3, 2 से ज़्यादा कहाँ से होगा, बात समझ में आ रही है आपको। 2 से अधिक गुणनखंड तो क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, भाज्य संख्या। यानी वो भाज्य संख्या को नियम नहीं फॉलो कर रहा है, क्योंकि इसका 1 गुणनखंड हो रहा है, जबकि उसमें बोल रहा है 2 से ज़्यादा होना चाहिए। यानी न तो भाज्य का नियम फॉलो कर रहा है, न तो अभाज्य का। तो ध्यान रखना, एक न तो भाज्य संख्या, न तो अभाज्य संख्या, न तो भाज्य संख्या, न तो अभाज्य संख्या, वो दोनों में से कुछ भी नहीं है। ध्यान रखना, एक कुछ भी नहीं है। तो अगर तो इसी तरह सवाल बन जाएगा, 1 को तो मैंने हटा दिया, उसके बाद क्या आता है, 2 आता है। तो पूछता आपसे सवाल पूछता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, क्या बताओगे, 2, क्योंकि 1 को मैंने हटा दिया क्योंकि किसी में नहीं आ रहा था। फिर 3, 5 सब क्या है, सबसे छोटी पूछेगा तो भाज्य संख्या क्या बताओगे, 2 बताओगे, ठीक है ना। क्लियर हुआ आप लोग को। लेकिन यही सवाल पूछ दे, सबसे छोटी भाज्य संख्या, देखिए 2 थी अभाज्य संख्या, 3 भी अभाज्य संख्या, अब पहला नंबर पे कौन आया भाज्य में,
4। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछे, सबसे छोटी भाज्य संख्या, ठीक है ना, सबसे छोटी भाज्य संख्या तो क्या बताओगे, सबसे छोटी भाज्य संख्या तो बताना आप 4। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। और एक क्या है, भाज्य क्या भाज्य, दोनों में से कोई नहीं है, ठीक है ना, कोई नहीं है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आपका। चलिए छाप लीजिए इसको, तब तक मैं देख लेता हूँ कुछ और। क्लियर है, थोड़ा सा और आगे आते हैं, टाइम हो गया क्या, चलो जल्दी से ख़त्म कर लेते हैं इसको, थोड़ा सा बच्चा बस। कहाँ भाई तुम लोग का पता नहीं चल रहा है, हटा देते हैं इसको जल्दी से, ठीक है, अगला टॉपिक बात। अब देखिएगा, इतना तो क्लियर हो गया होगा आप लोग का, इतना क्लियर हो गया होगा, बस जल्दी से समय बचा, हम भी खाली हो जाए। सुनेंगे ध्यान से, एक चीज़ ध्यान रखना, सवाल पूछता है 1 से 50 तक, 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, तो ध्यान रखना, मैं पढ़ाया भी था, 15 अभाज्य संख्या होती हैं, 15 अभाज्य संख्या होती है। और 51 से 100 तक कितनी होती हैं, कितनी होती है भैया, 51 से 100 तक 10 होती है अभाज्य संख्या, 10 अभाज्य संख्या होती है, 10 अभाज्य संख्या होती है, ठीक है ना। तो मैं पूछूंगा 1 से 100 तक कितनी होंगी, तब 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होंगी भैया, तो बताओगे सर 25 होंगी, 25 अभाज्य संख्या होगी, ठीक है, 25 अभाज्य संख्या होगी। छाप लो जल्दी से छापो, बहुत सिंपल सी बात है, ये बड़ा काम करता है आपके। अगर आप लोगों ने सवाल हल, इस बार जो पेपर लिया गया था उसमें देखेंगे तो इस पर एक सवाल था वो, तो अगर थोड़ा दिमाग लगा लिए होंगे तो हाँ, तो आपको पता देखता 50 में इतनी होती, उसके आगे गिनना था, 70 50 के आगे गिनना था आपको, ठीक है ना। तो यही दिमाग लगाएंगे, काम खत्म हो जाएगा वहाँ पर। 50 के ऊपर कौन सी है सर जी, 50 के ऊपर अभाज्य संख्या कौन हम बता देंगे, अभी थोड़ा सा काम कर रहे हैं तो कर लेने दीजिए, टॉपिक चल रहा है साइड में, ठीक है। 50 के ऊपर आपको नहीं पता है कौन कौन, आपको नहीं पता है, 51 तो कट जाता है, 52 भी कट जाता है, 53 नहीं है, 53 अभाज्य संख्या है, 54 55 56 57 58 59 है, 61 है, आपको कर लीजिए इसी तरह, ठीक। किससे कटेगा 53 बताइए। आगे आते हैं भाई, अब हेडिंग डालेंगे सापेक्षिक अभाज्य या अपेक्षिक अभाज्य संख्या, बस आखिरी टॉपिक पढ़ रहा है, हम खत्म कर लेते हैं, ठीक है। सापेक्षिक अभाज्य संख्या, सापेक्षिक अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सापेक्षिक अभाज्य संख्या, या इसको बोलते हैं, कहेंगे अपेक्षिक भी आता है, ठीक है ना, ये अपेक्षिक के नाम से भी आता है, अपेक्षिक सापेक्षिक के साथ अपेक्षिक भी आता है, ठीक है, या सापेक्षिक। अब सुनिएगा ध्यान से, किसको कहते हैं, किनको कहते हैं सापेक्षिक अभाज्य संख्या, जिन दो संख्याओं क्या होता है, जिन दो संख्याओं का मस, ठीक है ना, जिन दो संख्याओं का मस कितना होता है, 1 होता है, ठीक है, जिन दो संख्याओं का मस 1 होता है उसको क्या बोलेंगे, सापेक्षिक अभाज्य संख्या, ठीक है। जैसे बोलूँगा, यहाँ बताओ, यहाँ बताना 4 है 9 है, इनका मस कितना होगा, 1 होगा। ऐसी कोई संख्या पैदा हुई ही नहीं है जो 4 और 9 को काट दे, काटेगी क्या, नहीं काटेगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या, ये 4 9 क्या कहलाएंगे, सापेक्षिक अभाज्य संख्या कहलाएंगे। 4 अभाज्य संख्या नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये भाज्य संख्या है, लेकिन जो समूह बन रहा है ना, ऐसी दो संख्याओं का समूह या 2 से अधिक संख्याओं का समूह जिनका मस कितना होता है, 1 होता है, वो संख्या जरूरी नहीं है कि वो अभाज्य संख्या ही हो, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। इसे याद रखना, 5 और मान लेते हैं, 5 3 भी लिख सकते हो, अभाज्य संख्या है, ठीक है ना। और क्या ले सकते हो, ठीक है, 7 10 ले लो, ठीक है। ध्यान रखना, ये संख्याओं का समूह जिनका मस कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है ना। एक पॉइंट और बचा है, सअभाज्य संख्या, ठीक है ना, वो भी लिख लेते हैं, सअभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या, सअभाज्य। एक चीज़ और होता है, उसको भी साथ लिख लेते हैं, जुड़वा अभाज्य। क्या होता है, जुड़वा अभाज्य, जुड़वा अभाज्य। जुड़वा अभाज्य पहले बता देते हैं, फिर इसको बताते हैं। जुड़वा अभाज्य क्या होता है,
ऐसी दो संख्याओं का समूह, ऐसी जो दो संख्याओं का समूह, ऐसी दो अभाज्य संख्याओं का समूह क्या होना चाहिए? ऐसी दो अभाज्य संख्याओं का समूह जो एक के बाद एक आता है। जैसे 3 और 5 क्या है? ये जुड़वा अभाज्य संख्या है। 3 भी अभाज्य संख्या, 5 भी, ठीक है ना, एक के बाद आ रहे हैं, ठीक है ना। और जैसे 11 और 13 जुड़वा अभाज्य संख्या है। देखिए 17 और 19 ये कैसी संख्या है? ये जुड़वा अभाज्य संख्या है। अच्छा बताइए, जुड़वा अभाज्य संख्या को हम सापेक्षिक अभाज्य संख्या कह सकते हैं क्या? कह सकते हैं, क्योंकि सापेक्षिक अभाज्य संख्या का ही भाग क्या है? हमें इसमें दिया था ऐसी दो संख्याएं जिनका मशक कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ऐसी दो संख्याएं, दो संख्याएं, ऐसी दो संख्या। यहाँ पर नहीं दिया था कैसी संख्या? ऐसी दो संख्या, ऐसी दो संख्या, ठीक है, जिनका मशक कितना होना चाहिए? 1। अब ये नहीं दिया था दो संख्या भाज्य हो चाहे अभाज्य, ये नहीं दिया था हमें, तो ध्यान रखना, एक बात ध्यान रखना। तो इनका मशक कितना है? 1। जुड़वा अभाज्य क्या? ऐसा जो पेयर में होना चाहिए। 3 के बाद 5, 7 तो नहीं होता, 9 तो अभाज्य संख्या है। 11 के बाद 13, ठीक है ना, 11 के बाद 13, 17 के बाद 19, ठीक है ना। तो ऐसी संख्या जो पेयर में हो, ठीक है ना, और पेयर में कैसी अभाज्य संख्या हो, ठीक है। और एक किस्सा अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर क्या होता है? ध्यान रखना, को प्राइम नंबर ऐसी दो अभाज्य संख्याओं का समूह, दो अभाज्य संख्या का समूह, जिनका मशक कितना होता है? जिनका मशक 1 होता है, इनका मशक 1 होता है। अच्छा मुझे बताओ, ऊपर और नीचे में क्या अंतर है? ऊपर और नीचे में क्या अंतर है? यहाँ देखिएगा, यहाँ पर दिया था, यहाँ पर कुछ भी संख्याएं हो सकती हैं, जो पेयर बनेगा यहाँ पर कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होना चाहिए? दोनों संख्या होंगी, कैसी संख्या होंगी? अभाज्य संख्या। यहाँ पर क्या था? दोनों संख्या होंगी, कैसी संख्या होंगी? अभाज्य संख्या। लेकिन यहाँ पर 1 के बाद 1 आना चाहिए, जैसे, ठीक है ना, जैसे 3 के बाद 5, 5 के बाद 7 आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर दो अभाज्य संख्याओं को समूह जिनका मशक 1 हो, यहाँ पर कुछ भी कर सकते हो। देखना, जैसे यहाँ पर 7, 9 अभाज्य पूछा है ना, अभाज्य। यहाँ पर 3, 5, अब लोग सब 3, 5 के एग्जाम्पल तो यहाँ पर लियो, 3, 5 के एग्जाम्पल यहाँ पर लियो। तो ध्यान रखना, सभी से अभाज्य संख्या सापेक्षिक अभाज्य संख्या हो सकती है, सभी जुड़वा अभाज्य संख्या सापेक्षिक अभाज्य संख्या हो सकती है। लेकिन सभी सापेक्षिक अभाज्य संख्या न तो सहअभाज्य होंगी, कोई जरूरी नहीं है, और नहीं जरूरी है कि जुड़वा अभाज्य होंगी, ठीक है ना। जैसे यहाँ देखना 5, 7, अब लोग सर यहाँ पर तो इसमें भी डालो, इसमें भी डाल रहे हो, तो ध्यान रखना। उसी तरह यहाँ पर कह सकते हैं कि सभी जुड़वा अभाज्य संख्या सहअभाज्य संख्या होती है, लेकिन सभी सहअभाज्य संख्या, देखिए ये हो गए ना, इसका एग्जाम्पल ए भी यहाँ पर ले लिया, तो ये सभी जुड़वा अभाज्य संख्या सहअभाज्य होंगे। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर देखिएगा, जैसे मैं कहूँगा यहाँ पर मान लीजिए 11 है और मान लेते हैं 23 है, ये भी दो अभाज्य संख्या है। देखिए ये सहअभाज्य संख्या जुड़वा अभाज्य संख्या हो सकती है? नहीं हो सकती है। हम कह सकते हैं कि सभी जुड़वा अभाज्य संख्या सहअभाज्य संख्या हो सकती है, सभी सहअभाज्य संख्या जुड़वा अभाज्य संख्या नहीं हो सकती। तो बस इतना कंसेप्ट क्लियर है। एक टॉप पॉइंट और बचा था, लेकिन अब छोड़ रहे हैं आप लोग को, वो था परफेक्ट नंबर, ठीक है ना। परफेक्ट नंबर क्या होता है, ठीक है, क्या है वो, ठीक है, तो रहने देते हैं परफेक्ट नंबर। वैसे कोई जरूरी नहीं कि पूछा तो है नहीं, लेकिन इतना जाना चाहिए, ठीक है ना। ये भी जानने की जरूरत नहीं है आपको, एक्चुअली में देखा जाए तो ये भी जानने की कोई जरूरत नहीं है। जानने की जरूरत थी जो ने विभाजित किया था किसमें? भाज्य और अभाज्य में, ठीक है ना। तो पहला अभाज्य संख्या और पहली भाज्य संख्या, ऐसे समथिंग करके था। सामान्य जानकारी के लिए मैंने ये सब आपको बता दिया, बाकी सब ठीक है, ठीक है ना। मैंने पूर्णांकों का 3 भागों में वर्गीकरण किया, ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य में। फिर उसी का मैंने 2 भागों में फिर किया, किसमें? सम और विषम संख्या में। फिर धनात्मक का मैंने वर्गीकरण किया भाज्य और अभाज्य संख्या में। फिर अभाज्य संख्याओं को वर्गीकरण किया सापेक्षिक अभाज्य, सहअभाज्य और बाकी चर्चा हम कल करेंगे। कल क्या पढ़ेंगे आप लोग? चलिए नंबर ऑफ टेलिंग जीरो पढ़ा देंगे, ठीक है ना। शून्य की संख्या ज्ञात करना बहुत इंपॉर्टेंट है, शून्य की संख्या ज्ञात कर पढ़ा देंगे वो टॉपिक। आज के लिए रहने देते हैं। चलिए अभी आते हैं, फिर बायोलॉजी पढ़ाएंगे।